हिस्टोरिक हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार पराजित किया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म हिंदू धर्म के क्षत्रिय कुल में हुआ था। आगे चलकर इन्होंने अजमेर और दिल्ली जैसे राज्यों पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के बीच तकरीबन 17 बार युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने सभी युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। परंतु सबसे आखिरी युद्ध में जयचंद का साथ मिल जाने के कारण मोहम्मद गौरी की सेना पृथ्वीराज की सेना पर भारी पड़ने लगी। इस प्रकार इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी और उसके बाद अपने दोस्त चंद्रवरदाई के साथ अपनी जान दे दी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के महान राजाओं की सूची में गिने जाने वाले शूरवीर पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1149 ईस्वी में हिंदुस्तान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महाराजा सोमेश्वर था। वे उस समय राजस्थान में अजमेर राज्य के राजा थे। वहीं पृथ्वीराज चौहान जी की माता जी का नाम कपूरी देवी था। जब पृथ्वीराज चौहान पैदा हुए उसी दौरान अजमेर में खलबली मच गई, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म इनके माता पिता की शादी होने के तकरीबन 12 साल के बाद हुआ था। इसलिए कई लोगों को पृथ्वीराज चौहान जी के होते हुए उनका अजमेर का उत्तराधिकारी बनना संभव लगने लगा और इसीलिए लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। परंतु पृथ्वीराज चौहान के आगे किसी की भी साजिश कामयाब नहीं हुई। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट और राय पिथौरा भी कहा जाता है। यह एक महान पराक्रमी और शूरवीर हिंदू राजपूत राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का नाम उन गिने चुने राजाओं में लिया जाता है जिन्हें शब्द भेदी बाण विद्या आती थी। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मित्रता के बारे में। पृथ्वीराज और उनके बचपन के मित्र चंद्रवरदाई के बीच बहुत ही प्रेम था। एक प्रकार से यह दोस्त तो थे, परंतु यह दोनों एक दूसरे को दोस्त से ज्यादा भाई मानते थे। बता दें कि चंद्रवरदाई अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। अनंगपाल तोमर वंश के राजा थे। आगे चलकर के दिल्ली के शासक के तौर पर भी चंद्रवरदाई ने कार्यभार संभाला। साथ ही इन्होंने पिथौरागढ़ का निर्माण पृथ्वीराज चौहान की सहायता से करवाया, जिसे वर्तमान के समय में आप दिल्ली में जाकर देख सकते हैं। इस समय इसे पुराने किले के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कैसे बने दिल्ली के उत्तराधिकारी। कपूरी देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थीं, इसलिए महाराजा अनंगपाल को हर दिन यह चिंता खाती थी कि अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर उनके राज्य पर शासन कौन करेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने एक दिन अपनी बेटी और अपने दामाद के सामने अपने दौहित्र को राज्य का शासन भार देने की इच्छा जाहिर की और इस प्रकार तीनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया गया। जब साल 1166 में महाराजा अनंगपाल की मौत हो गई तो उसके बाद दिल्ली की गद्दी के नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक पूरी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम की कहानी के बारे में। जब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता ने एक दूसरे को पहली बार देखा था, तभी से वह दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और वह दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। हालांकि इस बात की जानकारी संयोगिता के पिता जयचंद को हुई तो वह काफी क्रोधित हुए, क्योंकि वह पहले से ही महाराजा पृथ्वीराज चौहान से जलन का भाव रखते थे और इसलिए वह पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के संबंध के सख्त खिलाफ थे। पृथ्वीराज से जलन का भाव रखने के कारण जयचंद हमेशा पृथ्वीराज को बेइज्जत करने का मौका ढूंढते रहते थे और उन्होंने यह मौका तब मिला जब उनकी पुत्री का स्वयंवर उन्होंने आयोजित किया। रानी संयोगिता के स्वयंवर में उन्होंने आसपास के सभी पराक्रमी राजाओं को बुलाया, परंतु उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को न्योता नहीं दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपने प्यार के खातिर संयोगिता की मर्जी से ही स्वयंवर चालू होने से पहले ही महल में आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ घोड़े पर बिठाकर लेकर चले गए। इसके बाद दिल्ली में आकर के दोनों का हिंदू विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ और इसके बाद तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच काफी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई।
चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की पराक्रमी सेना के बारे में। पृथ्वीराज खुद तो एक शूरवीर योद्धा थे ही, साथ ही उनकी सेना में बहुत ज्यादा पराक्रमी होने के साथ साथ अत्यंत विशाल थी। प्राचीन लेखों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में कुल 300 से भी ज्यादा हाथी थे और इनकी सेना में 3 लाख से भी ज्यादा शूरवीर सैनिक शामिल थे जो अलग अलग जाति के थे। अपनी इसी विशाल सेना के कारण पृथ्वीराज चौहान ने कई राज्यों के राजाओं को हराया और अपने राज्य का विस्तार किया, परंतु पराक्रमी योद्धा की कमी के कारण तथा पृथ्वीराज चौहान को अपने आखिरी युद्ध में मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की पहली लड़ाई। पृथ्वीराज चौहान लगातार अपने राज्य का विस्तार करते रहते थे और इस प्रकार वह अपने राज्य का विस्तार करते करते पंजाब भी पहुंचे, जहां पर उस समय मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन चल रहा था। इस प्रकार पंजाब पर अधिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शूरवीर सेना को लेकर मोहम्मद गौरी के ऊपर आक्रमण कर दिया और इस प्रकार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले हांसी, सरस्वती और सरहिंद नाम की जगह पर अपना अधिकार जमाया। हालांकि इस युद्ध में गौरी को काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी बच गया, क्योंकि युद्ध भूमि में घायल हो जाने के बाद मोहम्मद गौरी के कुछ सैनिक उसे घोड़े पर बिठा करके युद्ध मैदान से बाहर कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की बहुत ही भारी पराजय हुई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध सरहिंद नाम की जगह पर तराइन के इलाके में हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति पृथ्वीराज चौहान ने हासिल की थी, जिसमें से कुछ उसने अपने पास रखी थी और बाकी अपने सैनिकों में बांट दी थी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान की शब्दवेदी विद्या के बारे में। युद्ध में हारने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी चंद्रवरदाई को मोहम्मद गौरी के सैनिकों के द्वारा बंदी बना लिया गया तो उन्हें कई दिनों तक जेल में रखा गया। इस प्रकार काफी दिनों तक जेल में रखने के बाद उन्हें एक दिन मोहम्मद गौरी के दरबार में पेश किया गया, जहां पर मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज से कहा गया कि मैंने सुना है कि तुम्हें शब्द भेदी बाण विद्या आती है, मुझे देखना है कि आखिर तुम यह कैसे कर लेते हो। इस पर चंद्रवरदाई ने कहा कि जी हाँ, महाराज पृथ्वीराज चौहान जी को शब्द भेदी बाण विद्या आती है। इसके बाद मोहम्मद गौरी के आदेश पर तांबे की एक बड़ी बड़ी थालियां पीटी जाने लगी और पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण विद्या की सहायता से हर तांबे की थाली पर सटीक निशाना लगाया। इसके बाद चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। बस इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी के गले पर निशाना लगाया और फिर तीर छोड़ दिया, जो सीधा मोहम्मद गौरी के गले में जाकर लगा, जिसके कारण मोहम्मद गौरी की सिंहासन पर बैठे बैठे ही मृत्यु हो गई। बता दें कि बंदी के तौर पर रहने के दरमियान मोहम्मद गौरी के सैनिकों के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थीं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मृत्यु के बारे में। जब पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शब्द भेदी बाण विद्या की सहायता से मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी की उसके द्वारा उसके ही दरबार में हत्या कर दी गई, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई को घेरना चालू कर दिया। इस प्रकार तुर्क लोगों के हाथों मरने से अच्छा इन दोनों ने यह निश्चय किया कि अपने आप ही समाप्त कर लेंगे। इसके बाद दोनों ने कटार निकालकर एक दूसरे के पेट में कटार से वार कर दिया और इस प्रकार से कुछ ही देर में अत्यधिक खून बह जाने के कारण इन दोनों की मौत हो गई। दूसरी तरफ जब महारानी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की मृत्यु की जानकारी हुई तो उन्होंने भी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक हब।